नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित आर्टिकल को। दूसरे नंबर पर हम इंडिया नेपाल टाइज की बात करेंगे। इस आर्टिकल में एक नई पिक्चर पेश की गई है। आमतौर पर ट्रेडिशनली हम इंडिया नेपाल टाइज में जो बातें डिस्कस करते हैं उनसे अलग बातें हैं इस आर्टिकल में। राइटर कहते हैं अभी देखो हालात काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल तमिलनाडु की सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में 7.5% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को, तो इस इशू को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल देखो रूरल इंडिया में हेल्थ केयर से संबंधित है। राइटर ये बोलते हैं अभी देखो कोविड-19 की महामारी सिर्फ शहरों में है, और वो भी खास करके टियर 1 सिटीज़ में जैसे मुंबई, दिल्ली। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में ये बीमारी फैल गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें आने वाली है, क्योंकि देखो शहरों में ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया है। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई में कोविड-19 के पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पा रहा है, और आपको भी पता है ग्रामीण इलाकों में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ग्रामीण इलाकों के लोग शहरों की तरफ भागते हैं एजुकेशन के लिए और अच्छी हेल्थ केयर के लिए। तो इसलिए सरकार को अभी हरकत में आ जाना चाहिए। सबसे पहले सरकार सभी कम्युनिकेशन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे रेडियो, टीवी, क्लियर टर्म्स में ग्रामीण इलाकों के लोगों को बताएं कि आप प्रिकॉशंस बरतिए। दूसरे नंबर पे बड़े स्तर पर बिहेवियर चेंज की सरकार कोशिश करे। जैसे देखो स्वच्छ भारत अभियान में बिहेवियर चेंज की कोशिश की गई थी काफ़ी सारे टूल्स अपनाकर, तो वही कोशिश अभी सरकार करे कि ग्रामीण इलाकों के लोग जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, हाथ बार बार धोएं। ये सब चीज़ें ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हॉस्पिटल्स हमारे ज़्यादातर एडवांस जो हॉस्पिटल्स हैं वो टियर 1 सिटीज़ में हैं। इवन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बेड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सरकार एक मॉडल अपना सकती है कि इतने हॉस्पिटल्स हम इस्टेब्लिश करेंगे टियर 2 सिटीज़ में या फिर टियर 3 सिटीज़ में, सबका मॉडल भी सेम हो, सब में हॉस्पिटल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो भी कॉमनली प्रोक्योर कर लिया जाए। तो इससे बहुत सारी कंपनीज हरकत में आ जाएंगी, इस्टेब्लिश हो जाएंगी, जो टेंडर लेंगी उन हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। इससे देखो ना सिर्फ हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हो जाएंगे। सेम तरह के, सेम डिज़ाइन होगा, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सेम इक्विपमेंट्स होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। लास्ट बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है कि भैया बहुत सारे दूसरे डिजीज़ भी हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं अभी वो कतरा रही हैं पेशेंट्स को एडमिट करने पर। तो सरकार इस चीज़ को एड्रेस करें कि दूसरे डिजीज़ से सफ़र कर रहे जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स की कमी की वजह से सफ़र ना करें। इसके लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर देखो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तो दूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर पेशेंट को बता सकता है आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी तक ये चीज़ ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। शहरों में तो अभी भी टेलीपैथी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है अच्छे खासे लेवल पर, लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स राइटर देते हैं जो हमने डिस्कस किए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की महामारी स्टार्ट होने के बाद लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अब अपने नेटिव स्टेट में अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे हैं जो अब वापस दूसरे राज्यों में या फिर शहरों में नहीं जाना चाहते काम करने के लिए। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये अब जिम्मेदारी है कि उन माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर के आसपास ही काम प्रोवाइड करना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना। मनरेगा एक ऑप्शन है सरकार के सामने। मनरेगा की सहायता से
माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने घरों में लौटे हैं उनको रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन देखो, आर्टिकल के अनुसार मनरेगा सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मानसून सीजन स्टार्ट होने के बाद सभी साइट्स पर काम अवेलेबल करवाना मुश्किल होगा और बहुत सारी साइट्स ऐसी होंगी जहां पर एक लेवल के बाद सबको रोजगार नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। और विभिन्न वर्कर्स भी ये चाहेंगे, क्योंकि एक साल में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं है। आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने होम स्टेट्स में लौटे हैं वो देखो अपनी स्किल के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये यूपी का कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें काफ़ी सारे गांव हैं और महामारी स्टार्ट होने के बाद अलग अलग राज्यों से इन गांव में बहुत सारे टेलर्स लौटे हैं। टेलर्स मतलब जो शहरों में टेलरिंग का काम किया करते थे, कपड़े सिलते थे। अब इस पर्टिकुलर जिले में कई सारे गांव में जो टेलर शहरों से लौटे हैं वो आपस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें जिसका नाम हो एबीसी। तो इसका फायदा ये होगा, जब गांव में लौटे ये सारे टेलर्स एक साथ आएंगे तो वो किसी बड़ी गारमेंट एजेंसी से टेंडर ले सकते हैं। वो मिल के ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जिनसे उनकी अच्छे से मार्केटिंग हो। इसका सीधा सीधा फायदा ये होगा, माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी स्किल के अनुसार लोकल लेवल पे ही गांव में या फिर गांव के आसपास काम मिल जाएगा। ये देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ही पॉसिबल है। अब कोई एक टेलर लौटा है शहर से गांव में, अगर वो टेलरिंग का काम करता है तो उसे लोकल लेवल पे तो काम मिल जाएगा। गांव का ही कोई पर्सन कपड़े सिलवाने के लिए आ गया, लेकिन शहर से काम नहीं मिलेगा बड़े लेवल पे। लेकिन काफ़ी सारे टेलर्स एक साथ आएंगे, मिल के काम करेंगे, तो जैसा हमने डिस्कस किया बड़े बड़े टेंडर्स उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिल सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस किया टेलर्स का। उसी प्रकार से अलग अलग स्किल्स के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपने होम स्टेट्स में लौटे हैं वो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करने का एक बड़ा बेनिफिट देखो ये भी होता है, आप मिडिल मैन के रोल को ख़त्म कर सकते हो। जैसे मैंगलुरु का एग्जाम्पल दिया जाता है, कर्नाटक में है मैंगलुरु। वहाँ पर पहले कुछ महिलाएं बीड़ी वर्कर के तौर पे काम करती थी, मतलब वो बीड़ीज बनाती थी। मिडिल मैन क्या करते थे, महिलाओं को ज़रूरी सामान ला के देते थे, जैसे पत्ता, धागा, तंबाकू, ये सब चीज़ें। लेकिन महिलाओं ने क्या किया, आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश कर ली। कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई तो उन्होंने खुद से ही जरूरी सामान को एक्वायर करना स्टार्ट कर लिया और मार्केटिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। इससे ना सिर्फ महिला वर्कर्स जो पहले मिडिल मैन के द्वारा दिए गए सामान की सहायता से काम करती थी उनका इनकम लेवल बढ़ा, बल्कि एक्सप्लोइटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। क्योंकि मिडिल मैन तो एक्सप्लोइट किया करते थे कि आपको इतने वेजेस मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश होने के बाद तो महिला वर्कर्स प्रॉफिट को आपस में शेयर करने लगी। इसके अलावा देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का फ़ायदा ये भी होता है, आपकी जो नेगोशिएशन पावर है वो बढ़ जाती है। बट कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं हर एक स्किल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करना आसान नहीं है। तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, देखो जो वर्कर्स वापस शहरों में या फिर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना भी चाहते हैं तो वो क्या करें, वो शहरों में पहुंच के अपनी यूनियन इस्टेब्लिश कर लें, ताकि अगर कोई कंपनी उन्हें हायर करती है तो वो एकजुट हो नेगोशिएशन करने के लिए कि भैया काम हमसे करवाना है तो आप बढ़िया हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, हमें सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। अगर इस प्रकार से वर्कर्स शहरों में जाके यूनियन बनाएंगे तो उनकी नेगोशिएशन पावर बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, उनको बेटर वेजेस मिल सकेंगे। अभी वर्कर्स की मिस ट्रीटमेंट हुई शहरों में या फिर दूसरे राज्यों में, उसका एक रीज़न ये भी था कि वर्कर्स एकजुट नहीं थे। वैसे देखो जब भी आपको एग्जाम में कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में लिखना हो आप अमूल का एग्जाम्पल दे सकते हो। अमूल से मिल्क प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। लास्ट में कुछ और फायदे भी बताए जाते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के। देखो अगर स्कैटर्ड रूप से प्रोडक्शन होता है लोकल लेवल पे, मान लीजिए गांव है, कोई एक बंदा कोई चीज़ डेवलप कर रहा है, उसी गांव में
कुछ घर छोड़ के एक और घर वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, फिर दूसरे गांव में कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, सबको एक जगह पे लाएं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हो, तो वो चीज़ें शहरों में पहुंच सकेंगी आसानी से, इवन उनका एक्सपोर्ट भी पॉसिबल हो सकेगा। ये सब कब संभव होगा? अगर मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके द्वारा बनाई जाती है, मतलब स्कैटर्ड रूप से प्रोडक्शन होती है, वो भी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो सकेंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे भी हमारे देश की फिलहाल खराब है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की सहायता से इकोनॉमिक प्रोडक्शन को रीबिल्ड करने के लिए ये मौका है कोऑपरेटिव मूवमेंट। नेक्स्ट, गांव का यानी रूरल इलाकों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर इस प्रकार से लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इस्टेब्लिश होती हैं। इवन देखो, लोगों को लोकल लेवल पे ही यानी गांव में ही शहरों जैसी फैसिलिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक बार उनका इनकम लेवल बढ़ेगा गांव में ही, तो वो ज़्यादा बचत कर सकेंगे और ज़्यादा खर्च भी करेंगे। खर्च ज़्यादा करेंगे तो रूरल एरियाज़ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है मंजीव एस पुरी के द्वारा। देखो, सदियों तक इंडिया और नेपाल के टाइज में बनारस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे? बीपी कोइराला ये नेपाल में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जन्मदाता हैं, ये बनारस के रेजिडेंट थे। उसी प्रकार से पुष्पालाल श्रेष्ठा ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के फाउंडर्स में से एक हैं, ये भी बनारस के रेजिडेंट थे। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स या फिर एकेडमिशियंस नेपाल के, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की है। 1980s तक काठमांडू पहुंचने के लिए बनारस से फ्लाइट लेना सबसे आसान रास्ता था, क्योंकि बनारस और काठमांडू के बीच बहुत फ्लाइट्स चलती थी। लेकिन अब देखो, समय चेंज हो चुका है। अब सबसे प्रॉफिटेबल जो रूट है इंडिया और नेपाल के बीच, वो है काठमांडू से लेके बेंगलोर तक। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारे नेपाली प्रोग्रामर्स काम करते हैं और दुनिया भर की टेक कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं। अक्सर देखो, जब भी इंडिया और नेपाल के टाइज की बात आती है, हम इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच रोटी और बेटी का नाता है। देखो, रिश्ते परंपरागत रूप से हमारे स्ट्रॉन्ग रहे हैं। हमने हिस्ट्री शेयर की है, अभी ज्योग्राफी शेयर करते हैं, कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। बट देखो, पिछले कुछ सालों से हालात काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। ना सिर्फ इंडिया में बदलाव आए हैं, बल्कि नेपाल में भी बदलाव आए हैं। 250 साल तक यानी 250 सालों तक नेपाल में मोनार्की रही, लेकिन अब नेपाल में मोनार्की नहीं है, अब नेपाल में डेमोक्रेसी है। हाल ही में कुछ साल पहले नेपाल ने अपना संविधान बनाया। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद नेपाल की सोसाइटी में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले नेपाल के यूथ ज़्यादातर इंडिया में आते थे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, बट देखो अब ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारे अलग अलग देशों में नेपाली जो यूथ हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएस, थाईलैंड, जापान, इवन साउथ कोरिया। पहले ज़्यादातर इंडिया में आते थे। चाइना पहले ज़्यादा साउथ एशिया में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब वक्त चेंज हो चुका है। अब नेपाल के पास चाइना कार्ड है प्ले करने के लिए। अब नेपाल के पास ऑप्शन है। पहले नेपाल के पास देखो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि चाइना इंटरेस्टेड नहीं था नेपाल में। लेकिन आपको भी पता है पिछले कुछ सालों में चाइना का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ नेपाल की पॉलिटिक्स में बल्कि नेपाल की इकोनॉमिक्स में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलिज्म से संबंधित। ये पॉइंट तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेपाल में नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पिछले कुछ समय में, और नेपाल में की पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म का मतलब एंटी इंडिया हेट्रेड। जो पार्टी ज़्यादा नफरत दिखाएगी इंडिया के अगेंस्ट, मतलब वो ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। इस वजह से काफ़ी सारे नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेसी के लोग, एकेडमिया, मीडिया के लोग, वो इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने आप को ज़्यादा नेशनलिस्ट साबित करने के लिए। लेकिन इससे नेपाल को नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। जैसे राइटर एग्जाम्पल देते हैं पंचेश्वर डैम का। पंचेश्वर डैम अगर बन जाता तो इसका पोटेंशियल 5000 मेगावाट है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नफरत के चलते अभी तक इस प्रोजेक्ट पर
प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। नेक्स्ट बात राइटर ये बोलते हैं, देखो नेपाल में काफ़ी समय तक कन्फ्लिक्ट रहा, वहाँ पे माओइस्ट मूवमेंट भी चल रही थी और एक तरफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी और एक तरफ मोनार्की वाले लोग भी थे, तो काफ़ी समय तक कन्फ्लिक्ट रहा। बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओज यहाँ पर आ गए थे कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। इनकी वजह से भी नेपाल का एक्सपोजर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। बट एक चीज़ जो अनरिपोर्टेड रही वो ये है, काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज नेपाल में एंटर कर गए हैं माओइस्ट इंसर्जेंसी के बाद। इवन छोटे छोटे गांव में भी चर्च हैं जिन्हें फेथ हाउस कहा जाता है। वैसे देखो 2011 के नेपाल के सेंसस के अनुसार 80% जो जनता है नेपाल की वो हिंदू है। बट नया संविधान जो नेपाल ने बनाया उसमें नेपाल ने अपने आप को सेकुलर कंट्री कहा है। इससे पहले नेपाल अपने आप को हिंदू कंट्री कहा करता था। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल में कई सारे अभी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो देखो इंडिया या फिर चाइना से लोन लेके नहीं चल रहे हैं। अभी सिर्फ हम बात करते हैं इंडिया या फिर चाइना की। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने भी काफ़ी लोन नेपाल को दिया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेपाल का लार्जेस्ट डोनर्स में से एक है यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी सारा लोन दिया है नेपाल को। मतलब ये कहना सिर्फ इंडिया और चाइना दो मेजर प्लेयर्स हैं नेपाल में, ये कहना गलत होगा। एक इटालियन कंपनी वहाँ पे अभी पाइप वाटर के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में मलेशिया से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और नेपाल में लार्जेस्ट जो इंटरनेशनल कैरियर है वो है कतर एयरवेज। तो इन सब फैक्टर्स के आधार पर राइटर ये कहते हैं, देखो आज के समय में जो नेपाल के लीडर्स हैं उनमें से ज़्यादातर ने इंडिया में शिक्षा प्राप्त नहीं की है। जो पहले वाले लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने इंडिया में शिक्षा प्राप्त की हुई होती थी, तो वो इंडिया के साथ रिश्तों की अहमियत समझते थे। बट आज ऐसा नहीं है। नेचुरल बॉन्ड जो है वो पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। अभी नेपाल के जो ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं। ज़्यादातर नेपाल के लोग वैसे तो देखो हिंदी समझते हैं, लेकिन वो इसलिए हिंदी समझते हैं क्योंकि बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर बॉलीवुड की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। अदरवाइज़ हिंदी के प्रति नेपाली लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव है ऐसा नहीं है। हमने एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था कि नेपाल की सरकार अब चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडरिन को ज़्यादा तवज्जो दे रही है अपेक्षाकृत हिंदी के। वैसे इंडिया अभी भी देखो लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर है नेपाल में, मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की ही है। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अरुण थर्ड। ये 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 5 साल के अंदर जब ये कंप्लीट होगा तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी नेपाल के अंदर जितनी आज नहीं होती है। मतलब जितनी टोटल अभी सभी प्रोजेक्ट से आज नेपाल में होती है उनको मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा अकेला ये प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। मोरेवर नेपाली जो रुपी है वो इंडियन रुपी के साथ पैक्ड है, इससे नेपाल को काफ़ी फ़ायदा होता है। नेपाल की पर कैपिटा इनकम $1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। नेपाल के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, इससे नेपाल को बहुत ज़्यादा रेमिटेंस मिलती है। ये रेमिटेंस नेपाल की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। बट देखो अभी कोविड-19 की महामारी है तो रेमिटेंस मिलना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नेपाल का इंडिया के साथ बड़ा एडवांटेज है, बॉर्डर ओपन है। नेपाल के जो लोग हैं इंडिया में आ सकते हैं काम करने के लिए। ज्योग्राफी जो है वो इस प्रकार की है, तो नेपाल को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि इंडिया के साथ आपकी ज्योग्राफी कैसी है। आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन देखो इंडिया भी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठ सकता कि हाँ नेपाल हमारी बात समझ जाएगा। कुछ लोग जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं ब्यूरोक्रेसी में या फिर दूसरी जगह पर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया और नेपाल के टाइज खराब करने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, बार बार नेपाल के द्वारा ये प्रपोज किया जा रहा था कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने नेपाल की बात को इग्नोर कर दिया। हमें नेपाल के सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए था कि वहाँ पे किस प्रकार के सेंटिमेंट्स इमर्ज होकर आ रही हैं। लास्ट में राइटर ये भी सजेशन देते हैं, आप देखो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर करो, इंडिया की साइड मॉल्स इस्टेब्लिश करो, ऐसी ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश करो ताकि नेपाल के लोगों के पास इंसेंटिव हो इंडिया की साइड आने के लिए। इससे पीपल टू पीपल जो कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और वास्तव में जो रोटी और बेटी का नाते की हम बात करते हैं वो टाइज और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। लेकिन इसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और नेपाल के टाइज के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जब से नीट एग्ज़ाम आया है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स को फिल करने के लिए, तब से ही तमिलनाडु में इस एग्ज़ाम का विरोध हो रहा है। इससे पहले तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स फिल होती थी +2 के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के आधार पर। तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है इस एग्ज़ाम के आने के बाद शहरों के बच्चे जो सीबीएसई स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, प्राइवेट कोचिंग लेने में सक्षम हैं, वो ज़्यादा मेडिकल सीट्स हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो पिछड़ रहे हैं, उनको मेडिकल सीट्स नहीं मिल रही हैं। अब जाके क्या किया गया है, अब जाके तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट में एक अप्रूवल दिया है ऑर्डिनेंस को। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स में जो स्टेट का कोटा है उसमें से 7.5% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, जो पिछले लगातार 7 सालों से गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन रेज किए हैं, क्या अदालत में ये मामला टिक पाएगा। देखो, इस बार तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, एक कमेटी गठित की थी फॉर्मर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक रीज़न ग्रामीण इलाकों के बच्चे नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो है कोग्निटिव गैप। कोग्निटिव गैप की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो इसे ही एड्रेस करने के लिए ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है और इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है। तमिलनाडु सरकार का एक तर्क ये भी है, देखो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी तो स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। उसी प्रकार से कमेटी ने ये कहा ग्रामीण इलाकों के बच्चों में या फिर यूं कहें गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में उनमें कोग्निटिव गैप है, तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इवन कर्नाटक ने भी 15% सीट्स आरक्षित की गई हैं रूरल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमारा भी ये जो फैसला है ये रिजेक्ट नहीं होगा कोर्ट में। वैसे फरवरी 2002 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज में 25% हॉरिजॉन्टल कोटा देने के सरकार के निर्णय को क्वैश डाउन कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन तमिलनाडु सरकार का मानना है अभी सिचुएशन अलग है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने ये इंप्लीमेंट किया है और कर्नाटक सरकार भी ये कर रही है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये तो एक सिम्टम्स हैं, रिजर्वेशन देना मतलब आप सिम्टम को एड्रेस कर रहे हो। आप ये देखिए ना, ऐसी सिचुएशन पैदा ही क्यों होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में कोग्निटिव गैप रह जाता है, उनकी लर्निंग आउटकम कम होती है। आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिए ना, जो मूल जड़ है, मेन प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स का मुकाबला कर पाएंगे और आपको ये स्पेशल रिजर्वेशन देने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ये सजेशन मेन आर्टिकल में दिया जाता है, आप सिम्टम को एड्रेस मत कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो चलो सिम्टम को एड्रेस करना जरूरी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको समस्या को दूर करना है तो आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।